प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में एक रोज़ पहले तक तो जंग के बादल मंडरा रहे थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान पर मुसलसल दबाव भी डाला जा रहा था और इस सिलसिले में अमरीकी बहरी बेड़े USS अब्राहम लिंकन की जो मौजूदगी है बैन अवी पानियों में ईरान के नज़दीक, वो जो खदशात हैं उनको बढ़ा रही थी। लेकिन अमरीकी सदर बार बार मुज़ाकरात का भी हवाला दे रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि ईरान जो है वो मिडनाइट हैमर जैसे ऑपरेशन जो है उसको नहीं चाहेगा कि वो दोबारा हो और उम्मीद है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे। वाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा जब उनसे सवाल किया गया, वो देखिए। मई 2023 से जो तातुल का शिकार जौहरी मुज़ाकरात हैं, अब वो दोबारा जो है उसकी उम्मीद जागी है और जुमे को ये बहाल होने जा रहे हैं। पहले खबर आई थी कि इस्तंबुल में होंगे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ईरान की फरमाइश पर ये मुज़ाकरात अब ओमान में होंगे। और इसी दौरान एक वाक़या जो है वो बहर अरब में भी पेश आया जब F-35 अमरीकी फ़ाइटर जेट तैयारे ने एक ईरानी ड्रोन जो कि शाहिद 139 ड्रोन कहलाता है उसको मार गिराया। और वजह ये बताई गई अमरीकी वाइट हाउस तर्जुमान की जानिब से कि जी बहरी बेड़े और फ़ौजियों की हिफाजत के पेश नज़र इस ड्रोन को गिराया गया। अब इस तमाम तर सूरत हाल में होने क्या जा रहा है और ये जो मकाम है, जगह है, ये क्यों तब्दील की गई है और ईरान में भी इस वक्त क्या सूरत हाल है, हम गुफ्तगू करेंगे। वेलकम भी साथ साथ कर लेते हैं। जॉन हुसैन सीनियर सहाफ़ी हैं, तेहरान से हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। शामी साहब, अब पाकिस्तान के बारे में भी कहा जा रहा है कि ज़ाहिर है कि उनके मिनिस्टर, फिर खबर ये भी आई गई थी कि पाकिस्तान को भी, तुर्किया को भी, कतर को भी, सऊदी अरब को भी, मिस्र को भी, कि ये भी इसमें मुज़ाकरात में शरीक हों या मुबस्सर के तौर पर देखें या वहाँ मौजूद रहें। ठीक है। और ख़बर ये आई थी कि शायद हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म जो है और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार वहाँ तशरीफ़ ले जाएंगे इस्तंबुल में। जी हाँ। लेकिन अब ख़बर यह है कि ईरान ने कहा कि ये ओमान में मुनक़िद होने चाहिए मुज़ाकरात और इस पर इत्तफ़ाक़ हो गया है। अब उसके बाद ये मालूम नहीं है कि जो दूसरे ममालिक हैं वो किस हैसियत में वहाँ जाएंगे, जाएंगे या नहीं जाएंगे और उनका मुज़ाकरात में क्या किरदार होगा। तो बहरहाल जॉन साहब सलाम अलैकुम। साहब आप बताएं, ये जो अब बातचीत शुरू हो रही है तो क्या तवक्कुआत हैं तेहरान में इन मुज़ाकरात से, और ये जो खबरें आ रही हैं मतवातर कि हज़ारों लोग मारे गए हैं और ये कहा जा रहा है कि भाई ये तो अब ईरानी अवाम जो है वो उनसे मौत का खौफ उतर गया है, यानी ऐसे लोग जो कि हुकूमत के मुखालिफ हैं वो अब आखिरी मार्का लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या ऐसा कोई ऐसी कोई बात है या ऐसा कोई मंजर है या ऐसा एहसास कोई है आपको? या शामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस सवाल के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है आपने। दोनों चीज़ों का जवाब दे देता हूँ। पहले प्रोटेस्टर्स की बात कर लेते हैं। देखिए, जो नंबर्स बताए गए ये इन्फ्लेमेटेड नंबर्स हैं। ये इनके पास एविडेंस भी नहीं है नंबर्स का, ना नाम है। ये अपने स्पेक्यूलेटिव और अपने जो इदारे यूनाइटेड स्टेट्स में बैठे हुए हैं जो फंडेड हैं बाय कांग्रेस, बाय नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी, और इनको फिर खबरों को बनाया जाता है नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी के फंड्स के थ्रू और उसको फिर फैलाया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर ग्लोबल मीडिया के थ्रू। तो ये जो है बिल्कुल भी क्रेडिबल नहीं है ये नंबर्स, क्योंकि इनके पास ना एविडेंस है ना प्रूफ है। और बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ चुके हैं उन लोगों की तरफ से जो जिनको कहा जा रहा था कि वो मारे गए हैं और फिर उन्होंने वीडियोस बना बना के बताया कि भाई हम जिंदा हैं और ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ हमारे साथ। दूसरी बात ये है कि ये जो प्रोटेस्टर्स जो बाद में राइटर्स जो आए, बेसिकली उन राइटर्स को इस वक्त अगर आना था, अगर वो कह रहे हैं कि आखिरी मरहला है, तो वो आ क्यों नहीं रहे? क्योंकि काफी टाइम से 6 जनवरी को बताया बाहर आए, 8 जनवरी को बताया बाहर आए और बाद में कहा गया बिल्डिंगों को सीज करें, तो उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं आया। मरने के लिए अगर तैयार होते और अगर वाकई में इतनी तादाद होती लोगों की, तो मेरे ख्याल में ईरान के लिए बहुत मुश्किल उसको कंट्रोल करना और बहुत जोर शोर से यहाँ पे आपको अभी भी इस वक्त हलचल नजर आ रही होती है, जबकि कोई हलचल नहीं है, कोई पैनिक नहीं है। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। इजराइल ने खुद कबूल किया है कि वो इन सारी चीजों के पीछे थे। दूसरी बात, जहाँ पे मुज़ाकरात की बात होती है, तो देखिए ईरान एक तरफ पुरुमीद भी है कि शायद कोई बातचीत हो जाए और अच्छी बात है अगर बातचीत हो। ईरान तो शुरू से कह रहा है कि आप डील करें। 2015 में JCPOA एग्रीमेंट किया, 2018 में ट्रंप ने उसको उस एग्रीमेंट से बाहर आए ट्रंप साहब, और जाहिर सी बात है ईरान को इस पर नाराजगी भी है। वो तो चाह रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन वो नहीं बना रहे, तो आप मुज़ाकरात करें। पॉइंट इस बात पे आके फंस रहा है कि ईरान बाकी सारी चीजों के ऊपर, और क्लियरली ईरान ने अपना स्टांस शुरू से ये रखा है कि
हम जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर या किसी भी दूसरी चीज के ऊपर बात करने के लिए आमादा नहीं है। और यानी यहाँ ईरान पे की इस तरफ से वक्त जो चार मुज़ाकरात का एजेंडा है वो बिल्कुल क्लियर है। यानी यकनुकाती है। हाँ। एब्सोल्युटली एक नुकाती है, और उसमें ईरान ने क्लियरली एक ही कंसिस्टेंट बयान दिया, जबकि ट्रंप के स्टेटमेंट्स चेंज हुए हैं। आप देखिए 4 नुकात पहले उन्होंने दिए, फिर रात को ब्रीफिंग में जब जर्नलिस्ट से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम और प्रोटेस्ट। तो अभी यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से कोई चीज फिक्स नहीं है कि वो किस चीज के ऊपर बात करना चाहते हैं। बहरहाल ईरान ने कहा कि अगर आपको बात करनी है तो हम न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के ऊपर बात कर सकते हैं और आप आ जाएं, मोस्ट वेलकम। ये बड़ा अहम शामी साहब जो है ना वो है कि जो एजेंडा है फिलहाल वो ईरान की तरफ से तो वाज़ेह है बिल्कुल। वो कहते हैं एक नुक्ते पर हाँ जी। गुफ्तगू होगी और वो एटमी प्रोग्राम है, और वो जो एनरिचमेंट है उसको वो महदूद कर सकते हैं। और इसके लिए फिर जो भी उनको इंस्पेक्शन की इजाज़त देनी होगी शायद वो दे देंगे। अच्छा। लेकिन वो तो कहते हैं कि जो आपके बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो ऐसे मिसाइल जो इसराइल तक मार कर सकते हैं उनको भी आप ख़त्म करें उस प्रोग्राम को। अच्छा, न्यूट्रलाइज और कर दें उसको। वो भी उनको तल्फ किया जाए। ठीक है। और यानी ये दो बुनियादी बातें हैं। यानी एक ईरान जो है वो सिर्फ एक नुक्ते पे बात करना चाहता है, सही है। और उनके नुक्ते कई हैं, उनमें ये इसकी बड़ी अहमियत है बैलिस्टिक मिसाइल्स की। ठीक है। जॉन हमारे साथ शामी साहब एक बार फिर मौजूद हैं। जी जॉन, आप बता रहे हैं कि वो जो ये जो वाक़या पेश आया शाहिद 139 ड्रोन, इसके बारे में कि ये पेलोड भी ले जा सकता है। बिल्कुल, ये शायद जो है वो इसका मतलब ये चीज ये जो इसका जॉन अभी आपकी आवाज़ जो है ना आवाज़ clear नहीं। आपकी जो है सिग्नल्स का इसका मतलब है इंटरनेट की प्रॉब्लम अभी भी है वहाँ पे तेहरान में। अगर वहाँ पे बैठे हुए ज़ाहिर है तो सिग्नल्स का जो है वो मसला। हम दोबारा शामी साहब उनको डायल करते हैं ताकि उनसे बात हो सके। शामी साहब तो अब अगर फ़र्ज़ करें कि ये एजेंडा आ जाता है और ये कहा जाता है कि निजी बैलिस्टिक मिसाइल जो है उस पर भी जो है वो बात होगी, तो फिर हम मुज़ाकरात क्या समझेंगे, शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाएंगे? देखते हैं अभी, क्योंकि आप कोई वाज़ेह बात नहीं कर सकते। जो प्रेसिडेंट ट्रंप का मजाज है वो तो लम्हा ब लम्हा बदलता है। तो तवक्को करनी चाहिए कि मुज़ाकरात शुरू होंगे, उसके बाद उसमें क्या होता है। और फिर ये जो दूसरे मुसलमान ममालिक हैं जिनको इनवाइट किया गया था उसमें वो किस हैसियत में शरीक होंगे, यानी एक सहूलतकार के तौर पर वहाँ होंगे कि मुआवनत करने के लिए फ़रीक़ैन की, या उनकी मौजूदगी जो है वो भी ज़रूरी नहीं होगी। ये भी वाज़ेह नहीं है। तो जब तफसीलात सामने आएंगी तो मालूम होगा, पर तवक्को रखनी चाहिए कि बातचीत का आगाज़ हो और कोई थोड़ी सूरत हाल जो है वो बेहतर हो जाए। बेहतर हो। शामी साहब जो जिसका हवाला भी जॉन भी दे रहे थे, 2015 में जो हुआ था डील हुई थी ईरानी, जिसको जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहते हैं ओबामा साहब के दौर में, उसमें ज़ाहिर है दीगर ममालिक भी थे, उसमें चीन भी था, फ्रांस भी था, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन। अब वो ममालिक क्यों नहीं, क्या डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो 8 जंगों की तरह इसका सहरा भी अपने सर लेना चाहते हैं कि जी मैंने ही जो है वो सब कुछ किया? अब देखें ना, एक तो ट्रंप ने सब उसको सबोटाज कर दिया और उससे उसके डील को ख़त्म कर दिया। अब जो यूरोप है ना उसका रवैया जो है वो भी मुखासमाना हो रहा है। सही है। और वो भी जो उनका लहजा है हाँ जी। वो भी तब्दील हुआ है, उसमें बड़ी शिकायत है ईरान को। ठीक है। तो यूरोप से भी कोई खैर की तवक्को नहीं है ईरान के लिए। अच्छा। तो मगर अब जो कुछ भी इस वक्त सूरत हाल है, हम कुछ यकीन के साथ बात नहीं कर सकते कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो क्या करेंगे, किसको अपने मुज़ाकरात में शरीक करेंगे, किसको एतमाद में लेंगे, किसको नहीं लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि हमें भी यानी वो कहते हैं ना कि पुडिंग का जो मज़ा है वो उसके खाने में है। अच्छा। जब वो आएगी प्लेट उस वक्त सामने उसका पता चलेगा। इस वक्त को क्या सारा ही बहुत मुश्किल है। ठीक है, चलें तेल देखें, तेल की धार भी देखें। शामी साहब ये इस बात के इम्कानात क्या हैं, क्योंकि जिस तरह वो कह रहे हैं, हवाला दे रहे हैं ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का, फिर उसके बाद उन्होंने वेनेजुएला तो उसका तर्ज की एक भी बात प्रोपेगेंडा की। का तूफान है ना। जो मगरबी ज़राए अबलाग हैं, जो न्यूज़ एजेंसीज हैं, वो तो मुसलसल ये दौर दे रही हैं कि बस बहुत जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए हैं, हज़ारों अफराद जो हैं वो हलाक कर दिए गए हैं, यानी इस मज़ारों के दौरान। हाँ जी। और अब लोग जो हैं गोया मरने मारने पे तुले हुए हैं, गोया रजीम जो है वो कमज़ोर हो गई है। ये सारी खबरें तो ये फैलाई जा रही हैं। जिसके जॉन से हम पूछ रहे थे और वो कह रहे थे यहाँ ज़मीन पर ऐसी कोई बात नहीं है, ना उस तरह का जुल्म हुआ है, ना उतनी बड़ी तादाद में लोग हलाक हुए हैं, और ना कोई इस तरह का रद्द अमल मौजूद है। जॉन ये बताएं कि ये जो ईरान ने ये ख्वाहिश जाहिर की है
कि कोई दूसरा मुसलमान मुल्क उसमें शरीक ना हो मुज़ाकरात में, और सिर्फ ये दोनों मुल्कों के दरमियान होने चाहिए, जैसी खबरें आ रही हैं? नहीं शामिर साहब, नहीं शामिर साहब, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो इनफैक्ट यह है कि ईरान थर्ड पार्टी के बगैर निगोशिएट करेगा ही नहीं, तो थर्ड पार्टी होना जरूरी है उसके अंदर। अब बहरहाल कौन कौन सी थर्ड पार्टीज उसके अंदर होंगी इस बात का नहीं पता, इस बात के ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं है। ओमान वाली बात दुरुस्त है कि ओमान में अब मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन ये वाली बात जो है वो दुरुस्त नहीं है कि ईरान जो है वो चाहता है कि दोनों, क्योंकि ईरान भरोसा ही नहीं कर सकता यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर। मेरा आपसे ये सवाल मैं कर लेता हूँ कि इस पे क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यानी कि ईरान को, कि जी तुर्की जो है वहाँ इस्तांबुल, वहाँ क्यों ना हो मुज़ाकरात, और ओमान जो है वो वहाँ पर मुज़ाकरात हो हो। सकता है ओमान में वो ज़्यादा सहूलत महसूस कर रहे हों, और यानी समझ रहे हो कि वहाँ ज़्यादा बेहतर है। कोई बात मेरी समझ में आई नहीं, क्योंकि तुर्किया के साथ ईरान के अच्छे ताल्लुकात हैं, और एक तुर्की के सर दूसरे ममालिक से भी तो अच्छे फिर ताल्लुकात होते हैं ना, अमेरिका से भी ज़ाहिर है कोई इतने बुरे तो नहीं है। किनके? तुर्की के? नहीं, तुर्की के तो सारे ज़ाहिर के सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं। अब पाकिस्तान के भी ताल्लुकात जो हैं अमेरिका से भी अच्छे हैं, और ईरान से भी अच्छे हैं। मगर ईरान ने क्यों ये कहा कि ओमान में ये मुज़ाकरात होने चाहिए, और तुर्की जो है तुर्की की बजाय, अब ये बात मैंने देखा है, और मेरी समझ में ये बात आई नहीं। अभी जॉन से पूछ लेते हैं हम। हाँ सर, अब तो मुझे लग रहा है मुश्किल है। तो मैं सर आपसे बस ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता जो कार्रवाई वेनेजुएला में की गई, वैसी कार्रवाई यहाँ पर तो गलती नहीं करेगा अमेरिका के खामनाई साहब को टारगेट करे, या उनको अबडक्ट करके यहाँ से जो है वो ले जाए? कार्रवाई तो कोई भी हो सकती है, लेकिन ये कि ऐसा मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, रकबे के एतबार से भी, आबादी के एतबार से भी, फिर उसके पास अपनी एक फ़ौजी ताकत भी है। लोग भी अभी जो कह रहे हैं कि वो लोग उससे शिकस्ता दिल नहीं हैं या हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं हैं, तो लोग जो है अपनी रजीम से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ तो फिर असल बात यह है कि वो सिपाही कहाँ आएंगे यहाँ, वो बूट कहाँ आएंगे उनके, और वो किस तरह पाँव रखेंगे सरजमीन पर, तो बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी। और माजी में हशर तो देख चुकी ना, जहाँ भी कदम रखे हैं तो फिर वो किस तरह से निकल के गए। यानी ईरानी इनकलाब के बाद जिमी कार्टर के दौर में हुआ था ना, हाँ जी, कि वो जो यानी यहाँ से सफारत खाने के लोग थे अमेरिका के, हाँ जी, उनके इनखला के लिए एक ऑपरेशन किया गया था जो नाकाम हो गया था। जी हाँ, तो हेलीकॉप्टर ही वो आपस में जो है वो टकरा गए थे, और फिर उसको एक्ट ऑफ गॉड भी कहा गया था ईरान की तरफ से। ये नहीं, ईरान जो है वो वेनेजुएला नहीं है, और ईरान को अब सिर्फ फ़ज़ाई हमले करके जो है उसको आप बर्बाद भी नहीं कर सकते, उसको ज़ेर नहीं कर सकते, और फिर यहाँ आपके पास फ़ौजी वहाँ कहाँ से आएंगे जो ईरान की सरजमीन पे कदम रखे। बिल्कुल। तो पहले तो आप देखें, नेटो जो है पूरी नेटो की ताकत लेके आए थे, नेटो के सिपाही भी साथ थे उनके जब अफगानिस्तान में आए थे। सही। और अब तो मेरा ख्याल मुश्किल होगी, और बहरहाल यानी आप प्रेसिडेंट ट्रंप से बुरी तवक्को भी रख सकते हैं, अच्छा, और अच्छी से अच्छी भी रख सकते हैं। अचानक कुछ भी, यानी कि अचानक अनप्रेडिक्टेबल पर्सनालिटी है ना उनकी। अच्छा शायद आपने अफगानिस्तान का जो है वो जिक्र किया, और हम बात कर रहे थे कि जब अभी तो आप देखें वो जो सैफुल इस्लाम है, जो कज़ाफ़ी के बेटे, कर्नल कज़ाफ़ी के बेटे, हाँ, उनके बारे में तला आ रही है, उनके बारे में तला आई कि उनको वहाँ हलाक कर दिया गया, और हालांकि वो एक बड़े पॉपुलर लीडर थे। अच्छा। अपने बाप की विरासत को संभाले हुए थे, और सदारती इंतखाब जो था उसके अंदर भी वो उम्मीदवार थे। अब इलेक्शन नहीं हो सका वहाँ, और वहाँ अभी एक दाखिली कशमकश जारी है, लेकिन एक बड़ी मजबूत शख्सियत थे, मगर उनको हलाक कर डाला गया। अब लीबिया जो है वो जो इस वक्त सूरत हाल उसकी है, और एक ज़माने में देखिए कर्नल कज़ाफ़ी का क्या रोब दाब था, कमो बेश 30-35 साल हुकूमत की है कर्नल कज़ाफ़ी ने, और लीबिया पर। सही है। लेकिन ये है कि उसके बाद अब ये ताराज कर दिया गया। सही है। और इस वक्त तो लीबिया जो है टुकड़ों में बटा हुआ है। शामी साहब, वो मैंने जिक्र कर रहा था कि जो आपने बात की है कि अफ़गानिस्तान की बात की है, अफ़गानिस्तान से मुतालिक सबसे बड़ा जो मसला है, एक तो ये कि पाकिस्तान का उसके ऊपर जो स्टांस है कि जी वहाँ से दहशतगर्द आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे वो अमरीकी असलहा जो वो छोड़ कर गया है वो अब इस्तेमाल हो रहा है, और एक तरह से अमरीका के ही जो मकासद कह लें, जो भी वो चाहता है उसमें रुकावट बन रही है। असला जो है वो अमरीका की ख्वाहिशात के रास्ते में रुकावट बन गया। CNN ने रिपोर्ट छापी है। अब ये पाकिस्तानी
मीडिया की रिपोर्ट नहीं है, बिल्कुल CNN की रिपोर्ट है। सोफिया सैफी साहिबा हैं जिनकी वो अपनी टीम के कि साथ जो है वो जो मुख्तलिफ इलाकों में गई हैं। बड़ी भारी मिकदार में जो अमरीकी असला है जो छोड़ के चले गए थे अमरीकी फौजी वहाँ, और जिनकी मालियत कम वही $10 अरब बताई जाती है। हाँ जी, 7 अरब से तो ज़्यादा ही। हाँ एग्जैक्टली। और वो सारा असला जो है अब उनके पास आ चुका है हाथ में, और इंतहा पसंदों के, और वो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान जो है उसमें देखिए मादनियात जो हैं वो टनों के हिसाब से मौजूद हैं, खरबों डॉलर की मादनियात जो हैं बलूचिस्तान के ज़ेर ज़मीन मौजूद हैं, और फिर तांबा है और सोना है, और वहाँ से निकाला भी जा रहा है। अभी तो आप देखिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो भी, उनके मुंह में भी पानी आ रहा है। जी हाँ। अभी तो एक $1.5 अरब की शायद इन्वेस्टमेंट कोई की भी है, ऐलान भी हुआ है उसका। तो अब ये जो वो चाहते हैं, और पाकिस्तान जो है वो चीन और अमेरिका दोनों के दरमियान एक तवाज़ुन बरकरार रखे हुए है, ठीक है, ताकि उसके जो ये जो ज़ेर ज़मीन ख़जाने हैं वो सामने आ सकें, निकाले जा सकें, और उस पाकिस्तान की मईशत जो है उसमें उसको ताकत दी जा सके। लेकिन अब वो CNN कहता है कि यही असला जो अमरीकी असला है वो अमरीकी जो प्लानिंग है या मंसूबा है या ख्वाहिशात हैं उनके रास्ते में रुकावट बन गया है। शमी साहब कहा जा रहा है कि 3 लाख के करीब जदीद हथियार हैं जो कि ज़ाहिर है अफगानिस्तान में मौजूद थे। डॉक्टर कमर चीमा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, हमारे साथ मौजूद हैं, उमूर के माहिर हैं। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम शामी साहब, हसन साहब। मतलब ये जो CNN की रिपोर्ट है वो तो बड़ी एक यानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है कि अभी तक तो हम कहते थे ना कि हमारी तरफ से कहा जाता था, लेकिन अब तो तस्दीक हो गई कि वो असला जो है इन इंतहा पसंदों के और दहशत गर्दों के हाथ लग रहा है, और वो इसे लेकर हमारे जवानों को शहीद कर रहे हैं, उनको ज़ख्मी कर रहे हैं। और तो फिर ये असला है इसका क्या तदारुक होगा, कैसे तल्फ होगा, और कैसे इसका मुकाबला होगा? जी बहुत शुक्रिया शामी साहब, हसन साहब। देखिए पहली बात तो ये है कि ये अमेरिकी लीडरशिप खुद कह चुकी है कि ये 7 अरब से ज़्यादा $7 अरब के से ज़्यादा का ये असला जो है वो वहाँ पे रह गया था, और वो असला जो है वो अफ़गान तालिबान ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, बेच दिया है, या TTP को, BLA को, दहशतगर्द जमातों को। एक तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। दूसरी, जो आज आप इस खबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि जी ये वेपन्स हैं, इस खबर ने जो एक और एंगल है वो ये है कि जो बलूचिस्तान के अंदर जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, या जो पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल KP के इलाके या बलूचिस्तान के अंदर जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उनको अगर हासिल करना है तो उसमें जो रुकावट है वो अमेरिकन असला है जो मिलिटेंट्स यूज करते हैं, और फिर वो एक नैरेटिव बनाते हैं जी कि हमारे जो रिसोर्सेज पे कब्जा है, जी हमारे इन चीज़ों की बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये पूरा जो क्रिटिकल मिनरल्स की स्टोरी को समझना चाहिए। देखिए शामी साहब, कहा जाता है कि तकरीबन 90% जो ग्लोबल रेयर अर्थ मेटल्स हैं उसके ऊपर चाइना का कंट्रोल है इस वक्त, जिससे आपके आईफोन बनते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनती हैं, तो दुनिया के 90% उनका कंट्रोल है। अब कहा जा रहा है कि बहुत सारे एस्टिमेट्स के मुताबिक ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास तकरीबन $8 ट्रिलियन के रिजर्व्स मौजूद हैं। $8 ट्रिलियन आप इमेजिन करें, जिसमें कॉपर, लिथियम और गोल्ड और बहुत कुछ है। इसमें आप मजे की बात ये भी है कि हम बहुत सारी कंपनीज जो हैं वेस्टर्न, वो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलियंस और कनेडियंस काम कर रहे हैं, और बल्कि रिसेंटली अमेरिकन एक बैंक है, उसने भी, एग्जिम बैंक आप उसे कह सकते हैं, उसने भी कोई $1.5 अरब की इन्वेस्टमेंट की है। अब सवाल ये है कि ये इलाका जहां पे बात की जा रही है, जो स्टोरी है उसमें यह है कि ये इलाका तो मिनरल्स का रिच इलाका है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो जो असला अफगानिस्तान में रह गया था वो तालिबान ने इन दहशतगर्द जमातों को दे दिया है, ताकि यहाँ पे जब फॉरेन इन्वेस्टर आए तो उसको यहाँ से भगाया जाए। अब यहाँ पे मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो अफगान तालिबान को रिस्पॉन्सिबल ठहराए, अकाउंटेबल ठहराए कि एक तो इन्होंने असला दहशतगर्द जमातों को बेचा, दूसरा इन्होंने दोहा में जो अपनी कमिटमेंट थी वो पूरी नहीं की, तीसरा इस खित्ते की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी उसको रोका, चौथा पाकिस्तान के अंदर ये जो हमने एक नैरेटिव सा बना के रखा है जी कि इन दहशतगर्दों से आए मुज़ाकरात करें, आए इनसे बात करें। मैं समझता हूँ इसमें भी हमारे यहाँ क्लैरिटी नहीं है। अपीसमेंट की पॉलिसी जिसे कहा जाता है अक्सर।
जी, नेशनल इलेक्शन प्लान है, सारा कुछ है, अफवाज हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी जानें दे रही हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं जी पहले इनसे बात करें, ये नाराज हैं, कोई इन्हें कुछ कहता है, ये कोई नाराज नहीं है, ये दहशतगर्द ये हैं, ये दहशतगर्द बेसिकली हैं, अलहदगी और पसंद हैं, गैर मुल्की ताकतों जी के आलाकार हैं। प्रॉक्सीज है ना जी सर, प्रॉक्सी, प्रॉक्सीज। लेकिन मसला ये है कि हम कैसे फिर इनका, हमें तो मुकाबला जो है करने के लिए हमें किस तरह की तैयारी करनी होगी, इस असले का देखिए हम क्या तोड़ करेंगे। देखिए शामी साहब, वो कल जो ख्वाजा साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर बात कर रहे थे कि एक एक दहशतगर्द के पास जो 20-20 हजार डॉलर का इक्विपमेंट है, तो जारी बात है कि अब इतना इक्विपमेंट देना और खरीदना ये तो अफोर्डेबल नहीं होता ना। हम तो और बहुत सारी चीजों पे कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसके बावजूद हम बलूचिस्तान के अंदर जो भले वो हम सर्वेलेंस कर रहे हैं या अपने लोगों को जो हमारी अफवाज हैं वो काम कर रही हैं, लेकिन ये तो बेसिकली अमेरिकन इक्विपमेंट है। पाकिस्तान तो ये इक्विपमेंट ना तो हमारे पास मौजूद है, हम तो अपनी रवायती जो हमारे पास इक्विपमेंट है इस खित्ते के हवाले से हम जो समझते थे हमारे पास वही है। तो यहाँ डॉक्टर पे मैं साहब, सबसे लोहा लोहे को काटता है ना। पाकिस्तान जी अगर उसके पास नहीं है तो क्या आपको नहीं लगता इतनी अच्छी दोस्ती ताल्लुकात अमेरिका से, तो पाकिस्तान ने ये बावर नहीं कराया या नहीं करा सकता कि भाई ये आपका ही छोड़ा हुआ असला है, अब हम जी कैसे इसका जो है वो एंटी जो है वो लेकर आए। देखिए, पहली बात तो यह है कि इस हवाले से मेरा ख्याल है माजी में बात भी हुई थी कि हमें स्मॉल आर्म्स जो हैं वो दिए जाएं। मेरा ख्याल है कि वो कन्वर्सेशन कहाँ तक है उसका अभी पता करना है। देखें, जैसे फॉर एग्जांपल इनके पास स्नाइपर शॉट जो हिट्स हैं, जो स्नाइपर्स इनके पास हैं, या नाइट विजन गॉगल्स हैं, ये सारा कुछ जो है ये देखें, ये तो 2000-4000 बंदे हैं वहां पे दहशतगर्द है जिनके पास ये होगा, और उनमें भी से कितने लोगों के पास है, इस चीज को भी देखना है। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि हमें अमेरिकन से ये बात करनी चाहिए, और जारी बात है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने की भी होगी कि इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास ये असला भी होना चाहिए, प्लस जो ये असला इन तक पहुंचा रहे हैं उनको भी अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। देखिए, हमें इनके साथ लड़ना तो है ही है और हर कीमत पे लड़ना है, और हम इनको ये जो नाइट विजन गॉगल्स हैं, ये जो स्नाइपर्स हैं, ये अपनी जगह पे ठीक है, इनकी एफिकेसी या इनकी अहमियत होती है, पर इसका मुराद ये नहीं है कि हम इस काबिल नहीं है या हमें लड़ना नहीं आता या हम इनको आउटरीच नहीं कर सकते। अभी ये आए थे 10-12 जगहों पे, तो जिस तरह इनको कुछ ही घंटों में एलिमिनेट कर दिया गया। पाकिस्तान वो कैपेबिलिटी तो रखता है, लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम एक ही है कि ये असला ओपन मार्केट में दहशतगर्दों से जो बेचा जा रहा है। अफगानिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, अमेरिकन को उनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। और 20 साल दुनिया ने क्या कोशिशें की हैं कि अफगानिस्तान को रिस्पॉन्सिबल स्टेट बनाने की, कि आज भी वो दहशतगर्दों के बीच ठीक में असला जो है वो ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। मैं समझता हूँ हमारी इन क्रिटिकल मिनरल्स की एक्सपोर्ट में जो रुकावट है ठीक वो ये असला है जो इन दहशतगर्दों के पास है, और मेरा ख्याल है इस पे ठीक पाकिस्तान ने बात भी की है और एक्शन भी ले रहे हैं। सही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैन बड़ी बिहाइंड मशीन ये कहा जाता है ना। मुझे एक ब्रेक लेनी है। मैन बिहाइंड मशीन तो हमारे पास है, हाँ लेकिन मशीन जो है उसकी भी फराहमी होनी चाहिए। ठीक है सर, एक ब्रेक अमेरिका कर की लेते जिम्मेदारी है अच्छा कि उस असले का तोड़ जो है हाँ तो वो असला हमें भी फराम ठीक करे। है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। शामी साहब, आपको बड़े गौर से देखा जाता है, ख़ास तौर पे जो पंजाब हुकूमत है, मरीम नवाज़ साहिबा हैं, वो आज बता रही थी राजनपुर में कि जी वो कल टीवी देख रही थी और वहाँ उन्होंने देखा कि एक बच्ची, उसने सवाल किया केपी के वज़ीर आला से। ज़रा उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि वो क्या फरमा रही थी। तो हम भी तो गौर से देखते हैं उनको और गौर से सुनते भी हैं। मरियम साहिबा ने क्या कहा? कल मैं टीवी देख रही थी, मैंने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला से वो किसी यूनिवर्सिटी में गए हुए थे, तो एक बच्ची ने खड़े होकर उससे सवाल पूछा कि जाली हुकूमतें तरक्की कर रही हैं और जहां पिछले 13 साल से हकीकी हुकूमत है, वो सूबा 13 साल से जवाल का शिकार क्यों है? और जब वहां पर कहा जाता है कि हमें अच्छे अस्पताल दो, पंजाब की तरह अच्छी इलाज की सहूलत फराहम करो, तो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया है, अब दवाइयों की जगह लोग शऊर खाएंगे। वर्कर के लिए शऊर फर्क है और हुक्मरानों के बच्चों के लिए शऊर फर्क है। वर्कर का बच्चा जेल में है और अपने बच्चे को कहा हुआ है कि बरतानिया में बैठे रहो, वापस ना आना, कहीं आपको गर्म हवा ना लग जाए। इस बच्ची ने कहा आपने हमारे लिए क्या किया है? तो जवाब में जानते हो उसने क्या कहा? जवाब ने कहा, में कहता है कि मुझे लगता है कि आपका ताल्लुक किसी ऑपोजिशन की पार्टी से। अगर जवाब होता, अगर कोई काम किया होता तो वो अपने मंसूबे गिनवाता। आवाम को क्या चाहिए शामी साहब, कारकर्दगी या शऊर? ये तो दोनों चाहिए। अच्छा, शऊर भी चाहिए और कारकर्दगी भी चाहिए।
अच्छा, कारकर्दगी हुक्मरानों की है और शऊर अपना है। ठीक है। तो शऊर, बहरहाल हाँ, अब सुहेल अफरीदी साहब जाने और मैडम जाने, हम क्या वो इलेक्ट्रो बस का तोहफा तो देती हैं जहाँ जाती हैं, वो इलेक्ट्रिक शॉक भी दे देती हैं इस तरह की बातें करके। बात यह, अभी तो बसंत मनाई जा रही है हाँ जी, और लाहौर में तो जो छतें हैं वो बिक रही हैं अंदरूनी शहर की, हाँ जी, किराए के लिए दस्तयाब। किराए के लिए दस्तयाब है। हज़ारों लाखों रुपए जो हैं वो लोग वसूल कर रहे हैं। 54 करोड़ की पतंगे और डोर अब तक फरोख्त हो चुकी है डोर शामिद साहब। हाँ जी, और पिन्ने और लोग जो है पूरी दुनिया से लाहौर आ रहे हैं और किराए बढ़ गए हैं जहाज़ों के, हाँ जी, और एक अजब समा है। बहरहाल अब जो नाकदीन हैं वो भी मैदान में हैं, अच्छा। लेकिन लोग जो हैं वो तो जोशो खरोश से मनाने की तैयारी कर रहे फेस्टिविटी के यानी कि नाक़द। हैं। हाँ, अच्छा, इसलिए अब बसंत अल्लाह करे बखैर खूबी गुजर जाए। अच्छा। तमाम तो पूरा किया, वो रॉड भी लगवा दिए गए मोटरसाइकिलों के सामने। हाँ जी, वो खुद गई हैं मरियम साहब, उन्होंने कहा 90% तार जो मैंने है देखे हैं, अब शायद ज़्यादा ही हो गए हों बल्कि। तो ताकि बहरहाल लोग तरसे हुए हैं ना, जी हाँ, इसको भी तरसे हुए हैं। कोई मेला हो, कोई मेला ठेला हो, कोई खुशी का सामान हो, तो बहरहाल मैडम ने इसी चीज़ का वो ज़ाहिर है वो बार बार जिक्र करती है ना कि देखिए हम अपने सूबे में ये कर रहे हैं, अपने शहर में हम ये कर रहे हैं, चलिए, तो आप अच्छी भी बात करें। है। शमीम साहब, एक सवाल है कि जो सीएम साहब मिले जाके प्राइम मिनिस्टर को, तो वो फॉर्म 47 वाली जो बात करते थे वो तो फिर कबूल कर ली ना उन्होंने, इसका मतलब है क्या वो तो बन गए अब तो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म से इसी हैसियत में अब मिले। ये तो आप उनसे सवाल पूछे ना। बात ये, हम तो चाहते हैं जब मुलाकात होती है और नॉर्मलाइज होते हैं ताल्लुकात, तो हमें तो खुशी होती है। अच्छा, हम तो फिर उसमें कीड़े नहीं डालते। अब एक और खुशी मिलने वाली है, पीर को कहा जा रहा है कि अचकज़ई साहब प्राइम मिनिस्टर को मिलेंगे। अचकज़ई, महमूद खां अचकज़ई और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात होने वाली है। अच्छी बात है। आहिस्ता आहिस्ता कुछ मतलब है कि पेशरफ्त हो रही है। अभी आपने देखा कि बुशरा बीबी जो है उससे भी मुलाकात हो गई उनकी, उनकी बहन की और बच्चों की है, तो ये भी एक अच्छी खबर है। और अब अच्छी खबरें तो कोई आ सकती हैं। वो मैं देख रहा था, वो तनवीर अहमद साहब जो हमारे सियालकोट के बिजनेसमैन हैं अमेरिका में, अडियाला जो गए थे, और यानी माशाल्लाह बहुत का बड़ा कारोबार है उनका। अच्छा, और 3 अरब रुपया तो उन्होंने नस्ट को दिया एंडोमेंट फंड कायम, अच्छा, एंडोमेंट फंड कायम करने के लिए। अच्छा, उनका ख्याल है 400 बच्चे जो हैं यानी कम वसीला बच्चे वो उससे पढ़ेंगे, इतना एहतमाम कर रहे हैं वो। अच्छा, तो वो भी इसमें लगे हुए थे, खान साहब की मोहब्बत में मुब्तला थे। हाँ जी, और कुछ हुकूमत से भी ताल्लुकात थे, एस्टेब्लिशमेंट से भी थे, तो खान साहब से मिलते रहे और बहुत कुछ पेशरफ्त भी हुई। लेकिन फिर ये है, कभी बहनों ने कुछ कर दिया, कभी गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने कदम पीछे हटा लिया, और कभी खान साहब जो हैं कन्फ्यूजन में मुब्तला हो गए। अब अंदेशा है अचकज़ई साहब मिलेंगे, आपको लगता है कि वो बस प्राइम ये मिनिस्टर होगा, से खान साहब जो हैं हाँ, ये ऐसा इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। तनवीर साहब भी बड़ी कहानी, दिलचस्प कहानी सुना रहे। एक सवाल है रूफ कलासरा साहब ने उनका इंटरव्यू किया। अच्छा, बता रहे थे कि मुलाकात होती थी, मुलाकात हुई, खान साहब चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं, तो इससे उनकी कमजोरी होगी। अगर कहे कि नहीं एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा है तो फिर एस्टेब्लिशमेंट की कमजोरी होगी। सही है, अना के बुत भी तो तोड़ने पड़ते हैं शामी साहब, जाहिर है वो बहरहाल खान साहब के लिए मुश्किल। शामी साहब सवाल है, लीडरशिप है ना, उसको जरा हौसला रखना चाहिए, पौध जमा के ये रखना जो चाहिए शामी जमीन साहब पे। आपस का इख्तलाफ है पीटीआई में, इसकी बुनियादी वजह आपके ख्याल में क्या है? ये जो आपस में ही गुत्थम गुत्था हो रहे होते हैं, एक दूसरे को जो है वो नीचा दिखाने की इसलिए ना कोशिश कि लीडरशिप जो नहीं है ना, और कोई वो हर एक लीडर है वो दूसरे को तस्लीम नहीं करता। और खान साहब जो है ज़ाहिर है कभी एक को तबकी देते, कभी दूसरे को तबकी देते हैं। हालांकि जो अगर पार्टी का जो लोग उनके पार्टी के जिम्मेदार हैं उनको तो फिर अथॉरिटी होनी चाहिए ना, ठीक है, कि उनके गिर्द सारा मामला घूमे। ठीक है, चलें एक ब्रेक लेते हैं सर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, नाज़रीन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।